Hello students, welcome to Learn Chemie, your own chemistry classroom, and to continue with the chapter of environmental pollution, today we will discuss about soil pollution. Now what is soil pollution? It is like water pollution, adverse alternation in the properties of the soil. Normal soil, it should be fertile, it should be having certain chemicals in it along with silica. Adverse alternation in the properties of the soil due to what? Due to dumping of solid and semi-solid wastage. And from where this wastage comes? It comes from agriculture, industry and especially urban areas. So, adverse alternation in the properties of the soil due to dumping of solid and semi-solid waste from agriculture, industry and urban area. This is called soil pollution. Now, quality of soil must be nice, good and high for the proper production of crop to increase the crop yield. So, there are many sources which cause air pollution. अब वो कौन से sources हैं जिनकी वजह से soil की normal qualities, normal properties वो alternate हो जाती हैं, वो adverse हो जाती हैं. They don't become capable of producing good yield of crops. Now let us see at the sources. Kindly focus here. First one is faulty agricultural practices. Second is industrial waste. And third is urban waste. And then faulty sanitation. And fifth is radioactive materials. To continue with the first one, faulty agricultural practices, हमने इसके बारे में वाटर पोल्यूशन के अंदर भी स्टडी किया. अब वो कौन सी फॉल्टी प्रैक्टिसेस हैं जो एग्रीकल्चर के अंदर हमारे फार्मर्स जो हैं वो फॉलो करते हैं और उसी की वजह से जो सॉइल है वो खराब हो जाती है. आइदर इट बिकम्स एल्केलाइन और इट बिकम्स एसिडिक, या सॉइल के अंदर सिल्ट आ जाती है, बिल्कुल ऐसे वाइट सा पोर्शन होना शुरू हो जाता है. तो उस वजह से सॉइल के अंदर हम कोई भी क्रॉप लगाएंगे तो वो प्रॉपरली ग्रो नहीं करती. तो एक तो है यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स. हम ऑर्गेनिक की जगह पे केमिकल्स को यूज करते हैं, लाइक पोटाशियम अमोनियम नाइट्रेट कैन है, पोटाशियम नाइट्रेट है, यूरिया है. तो इसकी वजह से वाटर पोल्यूशन भी होता है, लेकिन ये चीजें जाती कहाँ है? पहले सॉइल के अंदर. तो सॉइल की क्वालिटी को बिल्कुल ही ये लोग एडवर्स करते हैं. क्रॉप प्रोडक्शन तो अच्छी आ जाती है, लेकिन सॉइल की अपनी क्वालिटी जो है वो डाउन चली जाती है. देन यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स. इन ऑर्डर टू मेंटेन द क्रॉप, जो फार्मर्स है वो बहुत सारे केमिकल्स यूज करते हैं, स्प्रे यूज करते हैं. पेस्टिसाइड्स उसके अंदर आ जाते हैं इंसेक्टिसाइड्स, देन हर्बिसाइड्स, रोडेंटिसाइड्स. हमने डिटेल में इनको पहले पढ़ा है वाटर पोल्यूशन के टाइम. तो यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, इनसे भी, क्योंकि ये भी केमिकल्स हैं, तो इनसे भी जो सॉइल है उसकी जो नॉर्मल क्वालिटी है वो चेंज हो जाती है. देन वीडिसाइड्स, एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड इट. तो ये जो फॉल्टी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, यूज ऑफ एक्सेस ऑफ केमिकल्स, तो उसकी वजह से सॉइल पोल्यूशन होता है. सॉइल की जो नेचुरल क्वालिटी है वो खराब हो जाती है. तो इन चीज़ों की जगह पे हम लोग गोबर यूज कर सकते हैं, जो मैन्योर यूज कर सकते हैं. देन वर्मी कंपोस्टिंग यूज की जा सकती है. देन इंडस्ट्रियल वेस्ट. डिफरेंट इंडस्ट्रीज दे कंट्रीब्यूट डिफरेंटली. अगर कोई सीमेंट की फैक्ट्री है तो वहां से सीमेंट के छोटे छोटे पार्टिकल सॉइल नियर बाय जो हमारे खेत हैं वहां पे वो जाके सॉइल के अंदर मिक्स हो जाएंगे और सीमेंट के अंदर क्रॉप की ग्रोथ नहीं होती. देन स्क्रैप. अगर कोई मेटल की इंडस्ट्रीज हैं या कोई प्लास्टिक की इंडस्ट्रीज हैं तो वहां से स्क्रैप से छोटे छोटे पार्टिकल्स, ऐसे जैसे छिलके उतरते हैं, स्क्रैप्स आपको पता है क्या होते हैं. तो छोटे छोटे स्क्रैप्स वो एनवायरनमेंट में और वहां से सॉइल के अंदर. कई बार तो कुछ फैक्ट्रीज ऐसे करती हैं, अंदर की सारी स्क्रैप उठाकर नियर बाय खेतों में फेंक देते हैं या वैसे सॉइल में डंप कर देते हैं. तो उससे, क्योंकि ये डिग्रेड नहीं होते, डिकम्पोज नहीं होते, मेटेलिक हैं, तो सॉइल की जो नेचुरल क्वालिटी है वो खराब हो जाती है.
देन फ्लाई ऐश, ये मैंने आप लोगों से पहले डिस्कस किया है। ये भी फैक्ट्रीज में से जो छोटे छोटे पार्टिकल्स, फ्लाई मीन्स उड़ने वाली ऐश, ऐश राख जो उड़ सकती है। दीज आर स्मॉल पार्टिकल्स जो फैक्ट्रीज में से ही सॉइल के अंदर जाके मिक्स होते हैं। फिर बहुत सारी फैक्ट्रीज के अंदर मेटल्स एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बाहर फेंकी जाती हैं। हमने वाटर पोल्यूशन में भी पढ़ा था, वो सीधे वाटर बॉडीज में चली जाती हैं। और बहुत सारी फैक्ट्रीज ऐसी हैं जो अपने वेस्ट मटेरियल को नियर बाय सॉइल के अंदर डंप कर देते हैं। तो उसमें हैवी मेटल्स भी हो सकती हैं, लाइक निकल, लेड, कैडमियम, मर्करी, और कुछ टॉक्सिक कंपाउंड्स भी हो सकते हैं कि कुछ फैक्ट्रीज हैं, मान लीजिए दवाइयाँ बनाने की फैक्ट्रीज हैं, तो वहाँ के केमिकल्स भी हमारी जो सॉइल है उसको खराब कर सकते हैं, स्पेशली साइनाइड्स एंड क्रोमेट्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स। देन अर्बन वेस्ट, अर्बन, जितनी भी अर्बनाइजेशन हो रही है, जितनी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, उस वजह से वेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि शहरों के अंदर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उस पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, बहुत सारे वहाँ पे कारखाने हैं, तो वहाँ से क्या क्या चीज़ें सॉइल के अंदर जाती हैं। जितनी भी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, बहुत सारे बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स बन रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन साइट का जितना भी डंप है, रबिश मटेरियल है, वो सारा का सारा वहीं थोड़ी ना वो लोग डंप कर देते हैं, उसको उठा के शहर से बाहर कहीं ना कहीं जमीन में फेंक देते हैं। तो सीवेज, जितने भी हमारे शहर हैं, अर्बन एरियाज हैं, उनका सीवेज सिस्टम है। तो घरों के अंदर से सीवेज बाहर को तो निकाल दिया, और उसको आगे वो कहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं, तो वो जो सीवेज है उसकी वजह से भी सॉइल की क्वालिटी जो है वो खराब हो रही है। देन डोमेस्टिक एंड कमर्शियल वेस्ट, अब कमर्शियल लेवल पे कहीं फैक्ट्री में कोई चीज़ की पैकिंग होती है तो बहुत सारा प्लास्टिक बच जाता है, पॉलीथीन्स बच जाते हैं, दुकानों का सामान, डोमेस्टिक, तो जितनी भी वेस्ट मटेरियल्स हैं वो सारे के सारे कहाँ जाते हैं? डंपिंग साइट्स में। जितना भी डंपिंग साइट्स हैं अल्टीमेटली सॉइल खराब कर रहा है। देन पेपर वेस्ट, देन ब्रोकन ग्लासेस एक्सेट्रा, तो जितनी भी कूड़ा करकट किसी घर से निकल सकता है, किसी फैक्ट्री से निकल सकता है, किसी ऑफिस से निकल सकता है, शॉपिंग मॉल से निकल सकता है, तो वो सारे के सारे अर्बन वेस्ट कहाँ जाते हैं? सिटी के बाहर डंपिंग साइट्स के अंदर। अगर मैं आपको दिल्ली का एग्जांपल दूं, तो बिफोर एंटरिंग दिल्ली, बाहर इतने इतने बड़े पहाड़ हैं कि अगर थोड़ा सा अंधेरा हो तो आप लोगों को लगेगा कि यहाँ पे माउंटेन्स हैं, लेकिन वो सारी की सारी माउंटेन्स नहीं हैं, वो माउंटेन्स हैं सारी के सारा कूड़ा करकट की। तो इतना ज़्यादा डंप है, पूरी दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, वो सारे के सारे एरिया का जो कूड़ा करकट है वो एक जगह वो डंप करते रहते हैं। और बात तो होती है कि इसको वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाए या इसकी खाद बनाई जाए, लेकिन वो स्कीम्स ही हैं, अभी तक ग्राउंड लेवल पे काम वहाँ पे प्रॉपरली शुरू नहीं हुआ है। तो इस वेस्ट की वजह से दिल्ली में एंटर करने से पहले ही बहुत ही फाउल सी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। पता चल जाता है कि अभी कूड़े करकट वाला एरिया क्रॉस हो रहा है। सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, बहुत सारे शहरों के अंदर ऐसा है कि शहरों से कूड़ा करकट उठाते हैं, बाहर फेंक देते हैं, और पता चल जाता है कि यहाँ पे कूड़े के डंप लगे हुए हैं, फाउल स्मेल होती है, और वो सारे का सारा अब जो इतना बड़ा कूड़ा करकट का ढेर है, वहाँ पे हो क्या रहा है? मक्खियाँ, मच्छर वो पनपेंगे, उनके लिए तो वो बेस्ट ब्रीडिंग साइट है, तो उससे बहुत सारी बीमारियां फैलने के चांसेस रहते हैं। देन कई बार यहाँ से हार्मफुल गैसेस एनवायरनमेंट के अंदर जाती हैं, और वो किसी भी टाइम किसी भी तरह की अनहोनी को बुलावा दे सकती हैं। फॉल्टी सैनिटेशन, सैनिटेशन का मतलब आप अच्छे से समझते हैं। तो कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं जो फॉल्टी हैं, जो नहीं होने चाहिए? अब जैसे एनिमल डंग है, बर्ड ड्रॉपिंग्स हैं, देन डाइजेस्टेड सीवेज स्लज है, तो ये सारे के सारे जितने मैंने नाम लिए, ये सारे के सारे बैड स्मेल वाले आर्टिकल्स हैं। तो इनको सही तरीके से अगर कहीं पे सेटल कर दिया जाता है, या इसको कहीं प्रॉपर जगह के ऊपर डंप किया जाता है, जैसे एनिमल डंग है, बायोगैस प्लांट्स बनाए जा सकते हैं, तो इन सारे मटेरियल्स को अगर क्लोज्ड सिस्टम के अंदर प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगा के किया जाए,
तब तो ठीक है, अदरवाइज कई जगहों के ऊपर सैनिटेशन का जहाँ पे वो मटेरियल खत्म होता है जाके सीवेज के अंदर, तो ओपन है। अब ओपन है तो वहाँ पे नेचुरली गंदगी है, तो जैसे बड़ी लार्ज स्केल पे जो बीमारियाँ फैलती हैं एक से दूसरे में, लाइक डाइसेंट्रीज, देन प्लेग है, कॉलरा है, तो इन डंपिंग्स की वजह से ये बीमारियां फैलने के चांसेस रहते हैं, स्पेशली सैनिटेशन वाली साइट्स के ऊपर। वहाँ पे मक्खियाँ बैठेंगी, वो खाने वाली चीज़ों के ऊपर बैठेंगी, तो डाइसेंट्रीज हो सकती हैं, देन हैजा फैल सकता है, कॉलरा जिसको बोलते हैं, प्लेग फैल सकता है। तो लास्ट हमारे पास है रेडियो एक्टिव मटीरियल्स। एनवायरमेंट के अंदर सिर्फ यही चीज़ें जो है वो पोल्यूशन नहीं करती हैं, रेडियो एक्टिव रेडिएशंस ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हैं। 2-3 साल पहले जब जापान में सुनामी आई थी, तो उनके न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर भी बहुत सारा नुकसान हुआ था। तो उन्होंने एक एडवाइजरी इशू करी थी कि फुल स्लीव्स के कपड़े पहने और अपनी बॉडी को कम से कम ओपन के अंदर आप लोग अगर जाते हैं तो उसको कवर करके जाएं, क्योंकि जो रेडिएशंस हैं वो किसी को भी हानि पहुंचा सकती हैं। तो अब ये रेडियो एक्टिव मटीरियल कहाँ से आते हैं? हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर बहुत से ऐसे टेस्ट हैं जिसके अंदर रेडियो एक्टिव मेटल्स हम यूज करते हैं, तो उनकी लैब्स में से। देन न्यूक्लियर रिएक्टर्स को हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए, तो वहां का वेस्ट जो है वो भी सॉइल के अंदर जाता है। देन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स, कोई भी कंट्री जब कोई छोटा मोटा न्यूक्लियर बॉम्ब बनाती है तो उसका टेस्ट जरूर होता है, और टेस्ट करने के बाद वो जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको, एक तो टेस्ट भी ऐसे ही सॉइल वाले एरिया में करेंगे वो लोग, और दूसरा क्या रहता है, उसका जितना भी वेस्ट है उसको सॉइल के अंदर डंप कर देते हैं। अब ये वेस्ट अपने आप खत्म नहीं होता, लेकिन अंदर ही अंदर क्या करता है, ये सॉइल की क्वालिटी को खराब करता है। तो ये थे वेरियस सोर्सेस which are responsible for soil pollution. And now last topic of this chapter. Okay. Now last topic of the chapter is green chemistry. It doesn't mean कि chemistry की book का color green हो गया. Green chemistry means production of substances of daily use by chemical reactions, because we are dealing with chemical reactions. The production of substances of daily use by chemical reactions which neither employ toxic chemicals nor release the same to the atmosphere. Chemicals कौन से प्रोड्यूस करने हैं, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर हम केमिकल रिएक्शन की ही बात करते हैं, तो प्रोडक्शन ऑफ सब्सटेंसेस ऑफ डेली यूज, डेली लाइफ के अंदर यूज आने वाली जो भी चीज़ें हमने बनानी हैं, चाहे वो मेडिसिन हैं, चाहे वो डाइज हैं, चाहे वो कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, कोई भी ऐसी चीज़, चाहे परफ्यूम्स हैं, डिओड्रेंट्स हैं, एनीथिंग जो डेली यूज में हम यूज करते हैं और केमिकल रिएक्शन से बनाई जाती है, वो ना तो ह्यूमन बींग्स के लिए टॉक्सिक होनी चाहिए, टॉक्सिक मीन्स हानिकारक होनी चाहिए, ना ही एटमॉस्फेयर के लिए, उसके सराउंडिंग में किसी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, they are made by chemical reactions but they are very very harmful for ozone layer depletion. तो उसको हम ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर काउंट नहीं करेंगे, लेकिन मैंने आपको बताया था परफ्लोरोकार्बन्स. नाउ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर बीइंग रिमूव्ड, बीइंग रिप्लेस्ड बाय परफ्लोरोकार्बन्स. क्लोरीन ग्रुप को वहां से हटा दिया गया है, सारे के सारे फ्लोरो ग्रुप्स लगाए जा रहे हैं. तो दैट कंपाउंड meant for green chemistry. This is the aim of green chemistry. ऐसे सब्सटेंसेस बनाना जिसका हम डेली लाइफ में यूज तो करें, लेकिन ना वो हमारे लिए टॉक्सिक हो, ना ही हमारे एनवायरमेंट के लिए. तो दैट इज ग्रीन केमिस्ट्री. अब इसका बेसिक एम क्या है? बेसिकली कोई भी रिसर्च है वो किस लिए इंपॉर्टेंट होती है, कि हमारी डेली लाइफ जो है वो इंप्रूव करे, डे टू डे लाइफ इजी होनी चाहिए. तो इसका एम सबसे पहले टू यूज रिन्यूएबल सोर्सेज. केमिकल्स को कम यूज किया जाए, रिन्यूएबल सोर्सेज को ज्यादा यूज किया जाए. मींस अगर कोई हमें केमिकल रिएक्शन करनी है तो हम क्यों ना हम सोलर लाइट को यूज करें,
तो सोलर कुकर्स उसका एग्जाम्पल है। तो विंड एनर्जी को क्यों ना हम यूज करें, ठीक है, विंड मिल उसका एग्जाम्पल है। तो ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर हम ऐसी चीजों का यूज कम करेंगे जो नॉन रिन्यूएबल हैं। तो अभी अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो बहुत सारे ट्रायल्स चल रहे हैं सोलर से चलने वाली गाड़ियों के ऊपर। तो पेट्रोल को रिप्लेस कर देंगे सोलर इंजन के साथ, सोलर सेल के साथ। तो सेकंड इज टू प्रोवाइड न्यू रूट्स फॉर द केमिकल प्रोडक्शन। केमिस्ट्री है तो हम केमिकल प्रोडक्शन की ही बात कर रहे हैं हर फील्ड के अंदर। तो केमिकल प्रोडक्शन के लिए नए रास्ते निकालना, कि जो हम शुरू से करते आ रहे हैं, बिगनिंग में तो ये लगता है कि दिस इज द इजीएस्ट मेथड, लेकिन अगर उसका नुकसान आ रहा है लेटर ऑन, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात कर रहे हैं, तो एक अलग रूट बना दिया, क्लोरीन हटा दी और हमने वहां पे फ्लोरीन लगा दी। तो ग्रीन केमिस्ट्री इस पे फोकस करती है कि न्यू रूट्स जो है वो केमिकल सब्सटेंसेस के लिए ढूंढे जाएं। देन टू यूज सच रॉ मटेरियल्स विच प्रोड्यूस लेस वेस्ट। रॉ मटेरियल ऐसा यूज किया जाए कि जो कम से कम वेस्टेज दे, क्योंकि केमिकल कोई भी है वो एज ए वेस्ट कहाँ जाएगा, या तो एयर में जाएगा या वाटर में जाएगा या सॉइल में जाएगा। तो ऐसा रॉ मटेरियल यूज किया जाए किसी भी केमिकल सब्सटेंस को बनाने के लिए कि उसका वेस्टेज, केमिकल रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट तो हम यूज कर लेते हैं लेकिन कुछ ना कुछ बाय प्रोडक्ट भी बनता है, तो वो कम से कम हो। देन स्टार्टिंग मटेरियल्स एंड रिएजेंट्स और सॉल्वेंट्स। जो भी केमिकल रिएक्शन का स्टार्टिंग मटेरियल है, चाहे वो रिएजेंट है चाहे वो सॉल्वेंट है, लिक्विड, वो कौन सा यूज करना है, विच इज हैविंग लेस हैजर्ड टू ह्यूमन बींग्स एंड एटमॉस्फेयर। कि अगर हम डिओड्रेंट्स बनाते हैं तो उसमें स्ट्रॉन्ग एल्कोहल की जगह पे हम उसका सब्स्टिट्यूट कुछ और लें, हम उसके अंदर हर्ब्स के एक्सट्रैक्ट को यूज कर सकते हैं, हम फ्लावर्स के एक्सट्रैक्ट को यूज कर सकते हैं। तो जितने भी सॉल्वेंट मींस जो ज्यादा क्वांटिटी में मटेरियल रहता है, जो लिक्विड हम यूज कर रहे हैं, कोई भी केमिकल रिएजेंट, उसको हम किस तरीके से करें कि वो लेस हैजर्ड हो टू ह्यूमन बींग्स एंड एटमॉस्फेयर। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, कि केमिकल्स वो बनाए जाएं जिसका ना तो ह्यूमन बींग्स के ऊपर कोई नुकसान हो और ना ही उसके एटमॉस्फेयर के अंदर। तो इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा फोकस दिया जा रहा है सोलर एनर्जी के ऊपर, देन माइक्रोवेव्स के ऊपर, वेरियस एंजाइम्स के ऊपर, देन साउंड वेव्स के ऊपर। तो ऐसी टेक्निक्स को हम लोग फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं कि जिन चीज़ों से ह्यूमन बींग्स को नुकसान हो रहा है उन चीज़ों को हटाकर उन केमिकल रिएक्शंस को या उन प्रोसीजर्स को इंक्लूड किया जाए कि लीस्ट हैजर्ड हो ह्यूमैनिटी के ऊपर और एनवायरनमेंट के ऊपर। तो इस चैप्टर में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले चैप्टर के लिए।